एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आज हम करने वाले हैं अध्याय 12। हम अध्याय 12 में पहुंच गए हैं और इसमें है उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एंड जनजाति। हम परीक्षा वाणी का रिवीजन कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमारी कोई भी पॉइंट छूटे ना। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जनगणना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से हमने करना है इसको। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति और जातियाँ कितनी हैं, तो उनकी जनसंख्या देखनी है टोटल। तो उत्तराखंड 2011 के अनुसार टोटल जो जनसंख्या है वो याद रखनी है आपने। 1,86,292 है। इसमें संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की संख्या 21,84,419 है, जो कि राज्य की कुल संख्या की 21.65% है। अनुसूचित जाति व जनजाति संबंधी स्तर इतने हैं। टोटल जो एससी की परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन में, वो 18.8% है। ठीक है। और एसटी की 2.9% है टोटल पॉपुलेशन। और इनका लिंगानुपात हम देखें तो 936 है। लिंगानुपात का मतलब हमने पहले भी देखा था, इससे पहला चैप्टर जब हमने किया था। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है। तो एससी में ये संख्या है 936, मतलब 1000 पुरुष हैं तो 936 फीमेल्स हैं। ठीक है। और यही एसटी में लिंगानुपात हम देखते हैं। एससी में 2.9 परसेंट, टोटल पॉपुलेशन की 2.9% एससी की जनसंख्या है, जिसमें क्या है, लिंगानुपात कितना है, प्रति 1000 पुरुषों में 963। ठीक है। एससी का बिल्कुल उल्टा कर लेना, 936 एससी में है, 963 ये लास्ट के 2 डिजिट उल्टे करने हैं आपने बस। 936 एससी का, 963 एससी में। ठीक है। लिंगानुपात याद हो गया, ऐसे करके याद करना है। उसके बाद कुछ अनुसूचित जातियां हैं, जैसे अगरिया, बाधिक, बादी, बहेलिया, बैगा, बैसवार, बजनिया, बागजी। वैसे ये पूछता नहीं है आयोग, बट आपको याद रखनी है ये जातियां अनुसूचित जातियां हैं। 65 जातियां राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियां घोषित की गई हैं। 65 जातियों को आप अपने याद रखना है, ये नंबर याद रख लेना कि शिल्पकार जाति आदि जाति में 65 जातियां हैं। ठीक है। एससी में, एससी की प्रमुख राज्य में, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे कि कितनी पॉपुलेशन कौन से उसमें। तो सबसे ज़्यादा जो एससी की परसेंटेज है वो है उत्तरकाशी में। आप स्टार्टिंग के सबसे ज़्यादा संख्या वाले 4 जिले और सबसे कम संख्या वाले 4 जिले याद रखना। तो एससी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर रुद्रप्रयाग और टिहरी। 4 जिले कम से कम आपने याद रखने हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी। ठीक है। और सबसे कम है हरिद्वार में, फिर यूएस नगर, फिर नैनीताल, चंपावत। ठीक है। यह है एससी की पॉपुलेशन। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं चार्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम एससी कहाँ है। हरिद्वार में सबसे जिले में एससी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है। ओके, जनसंख्या परसेंटेज में सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया। जिलों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या। ओके, मैंने टोटल जनसंख्या के अकॉर्डिंग चीज़ें बता दी। तो टोटल जनसंख्या ये वाली लाइन पे दिया हुआ है, एससी की परसेंटेज इधर दी हुई है कि किस में कहाँ कितनी परसेंटेज है। तो अगर हम एससी की परसेंटेज इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो एससी की सबसे ज़्यादा परसेंटेज हरिद्वार में है और सबसे कम चंपावत में। ठीक है। तो ये याद रखने हैं आपने, जिले सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो चार्ट में सर्वाधिक अनुसूचित जाति
जनसंख्या वाले क्रम है, हरिद्वार में सबसे मतलब ये सबसे ज़्यादा से कम में घटते क्रम में है, तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, फिर यूएस नगर में, फिर देहरादून, फिर नैनीताल, फिर अल्मोड़ा, ठीक है। और सबसे कम से बढ़ते हुए में चंपावत में सबसे कम है, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है। ये याद रखना है। चार्ट के अनुसार एससी में सर्वाधिक और सबसे कम परसेंट वाले जिले, परसेंटेज में हम देखते हैं कि टोटल परसेंटेज, जैसे पूरा बागेश्वर है, बागेश्वर की टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका किसका है, या सबसे कम कितना है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो बागेश्वर में सबसे ज़्यादा है एससी की पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। और देहरादून में सबसे कम है, 13% है देहरादून में, 13.49%, ठीक है। अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक संख्या परसेंटेज वाले 4 जिले हैं बागेश्वर, परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये है बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व अल्मोड़ा, ठीक है। अनुसूचित जातियों के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले, देहरादून में सबसे कम है, फिर यूएस नगर में है, फिर टिहरी, फिर पौड़ी, ठीक है। इनकी अब साक्षरता देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों में औसत साक्षरता 74.4% है, तथा पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 84.3% पुरुष साक्षरता है और 64.1% महिला साक्षरता है। तो अब इनका आरक्षण देख लेते हैं, ठीक है। हमने टोटल साक्षरता देख ली, 74.4% है। इसमें मेल साक्षरता है 84.3%, फीमेल है 64.1%। अब इसमें आरक्षण देख लेते हैं इनका। लोकसभा सीटों में, लोकसभा की 5 सीटों में से एक सीट अल्मोड़ा वाली अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित है। तो लोकसभा में आपको पता है 5 सीट्स हैं उत्तराखंड से, तो उसमें से एक हमारी रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए। एंड राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 13 सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। कि याद रखनी है आपको, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आते हैं कि कितनी सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड हैं, कितनी एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। तो राज्य विधानसभा में 70 सीट्स हैं, जिनमें से 13 सीटें रिजर्व्ड हैं, ठीक है, एससी के लिए। राज्य विधानसभा सभा की सुरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं? ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, हरिद्वार, चकराता व राजपुर, बाजपुर, पौड़ी, घनसाली, पुरौला, थराली, नैनीताल, सोमेश्वर, बागेश्वर, गंगोलीहाट, ये रिजर्व्ड है। जुलाई 2001 से एक के शासनादेश के अनुसार राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों आदि में अनुसूचित जातियों के लिए 19% रिजर्वेशन है, ठीक है। अब आते हैं एसटी पॉपुलेशन, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी इन्हें बोलते हैं। उत्तराखंड में मुख्य रूप से उत्तराखंड में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी आदि जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें 1967 से ही अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि अनुसूचित जातियों को निम्न अनुसूचित जातियों को कब अनुसूचित जाति घोषित किया, जनजाति घोषित किया? तो 1967, आपको ईयर भी याद रखने हैं, ठीक है। इन 5 जनजातियों के अलावा राठी आदि कुछ अन्य जनजातियां भी निवास करती है, लेकिन इनकी आबादी बहुत कम है। उपरोक्त 5 जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। अगर आपने पटवारी का रिसेंट एग्जाम दिया होगा तो फिर जो 8 जनवरी को हुआ था, हालांकि वो कैंसिल हो गया, बट इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है थारू जनजाति, ठीक है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है राजी। याद रखना, थारू सबसे ज़्यादा है और राजी सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। राज्य के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या और उनके प्रतिशत, इसमें परसेंटेज और उनकी संख्या दी हुई है, ठीक है। ये आप देख लेना। इसके पॉइंट्स देखते हैं हम। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजातियों
की आबादी क्रमशः यूएस नगर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एसटी की, आपने याद रखना है। ठीक है, यूएस नगर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। वहाँ पे एससी चंपावत में सबसे कम थे और एसटी रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। ठीक है, ये याद रखना। आप कंपेयर करके चीज़ें पढ़ोगे तो ज़्यादा याद होगी, मतलब अच्छे से याद होगी। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक संख्या वाले 5 जिले यूएस नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है, यूएस नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली एंड नैनीताल। ठीक है, सारणी के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले एसटी के सबसे कम संख्या वाले 5 जनपद कौन कौन से? रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत व बागेश्वर। ठीक है, यहाँ घटते क्रम में दिखाया गया। सारणी के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक व सबसे कम परसेंटेज वाले जिले। परसेंटेज हम वैसे देखते हैं टोटल 100% में से कितना, टोटल पॉपुलेशन के में से कितना परसेंट है। तो यूएस नगर में सबसे ज़्यादा है 7.46% एंड टिहरी में सबसे कम है 0.14%। ठीक है, परसेंटेज में अलग याद रखनी है आपको, टोटल पॉपुलेशन में अलग रखनी है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में भी हमारा यूएस नगर है और नॉर्मली भी सबसे ज़्यादा यूएस नगर में है। लेकिन अगर नॉर्मली देखें रुद्रप्रयाग में सबसे कम पॉपुलेशन है और परसेंटेज में अगर हम देखें टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो टिहरी में सबसे कम पॉपुलेशन है एसटी की। ठीक है, राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक जनसंख्या परसेंट वाले 4 जिले क्रमशः, अगर हम जनसंख्या परसेंट के हिसाब से 4 जिले देखें तो यूएस नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली, ये 4 जिले हैं परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम देखें तो टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार। ठीक है, ये अब इनकी साक्षरता देखते हैं। ठीक है, साक्षरता में अगर हमने एससी की और एसटी की साक्षरता का कंपैरिजन करें तो एससी में टोटल जो साक्षरता है वो है 74%। ठीक है, इसमें मेल है 84%, 64% है फीमेल। और वहीं हम एसटी की देखें तो टोटल साक्षरता है 73.9%, इसमें मेल साक्षरता है 83% और फीमेल है 62%। तो एससी की साक्षरता ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसटी। ठीक है, 74 टोटल है, यहाँ 73 है। ठीक है, और वहाँ 84 है, यहाँ 83 है, 64 है वहाँ, यहाँ 62 है। मतलब सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, बट ज़्यादा किसकी है? एससी की है साक्षरता। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अब देखते हैं इनका रिजर्वेशन। ठीक है, आरक्षण देखेंगे। राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 13 तो एसटी के लिए रिजर्व थी, 2 सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व है। वो 2 सीटें कौन कौन सी है? चक्राता, देहरादून और यूएस नगर, नानकमत्ता। ठीक है, ये 2 सीट्स रिजर्व हैं एसटी के लिए। उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2001 में एक शासनादेश द्वारा राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए 4% रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। एससी के लिए 19% था, एसटी के लिए 4% है। ये आप याद रखना, ये पूछते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि एसटी के लिए कितने % रिजर्वेशन है, एससी के लिए कितने % रिजर्वेशन है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए और खिलाड़ियों के लिए कितने % है। तो फिर आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखना होगा, इसको कभी ऐसे मैच करने को दे देते हैं। ठीक है, प्रमुख अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त परिचय। अब हम एक एक करके सारी जातियां देखते हैं, जनजातियां। ठीक है, राज्य के प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के शारीरिक संरचना, उत्पत्ति, निवास, व्यवसाय एवं सामाजिक व्यवस्था के आदि के से संबंधित संक्षिप्त परिचय है। सबसे पहले हम देखेंगे जौनसारी के बारे में। ठीक है, और एक याद रखना आप, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एसटी की थारू जनजाति की है और सबसे कम राजी। ठीक है,
अब जौनसारी जनजाति के बारे में देखेंगे हम। जौनसारी राज्य का दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा तो थारू है, दूसरा कौन सा है? जौनसारी। ठीक है, जौनसारी राज्य का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा जनजाति समूह है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। वैसे सबसे बड़ा अगर पूरे ओवरऑल उत्तराखंड में देखते हैं तो थारू जनजाति सबसे बड़ा जनजाति क्षेत्र है, जनजाति है। ठीक है, लेकिन अगर केवल हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय बन जाता है जौनसारी। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपसे केवल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय पूछे तो वो जौनसारी है, आप वहाँ थारू नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरऑल उत्तराखंड की बात करें तब थारू है सबसे बड़ा समुदाय एसटी का, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का जौनसारी है। ठीक है, प्रजाति दृष्टि से ये इंडो आर्यन परिवार के हैं, जो कि अपनी विशिष्टता, वेशभूषा, परंपराओं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों व सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। इनका मुख्य निवास स्थान लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का भाबर क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून, चक्राता, कालसी, ल्यूनी, त्यूनी, लाखामंडल आदि क्षेत्र आते हैं। टिहरी का जौनसार क्षेत्र तथा उत्तरकाशी का पराग नेकाना क्षेत्र आता है इसमें। ठीक है, देहरादून के कालसी, चक्राता व त्यूनी तहसील को जौनसार बाबर क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र में कुल 39 खते मतलब पट्टी होती थी उस टाइम, वो 358 राजस्व गांव हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र की मुख्य भाषा जौनसारी है। बाबर के कुछ क्षेत्र में बाबरी भाषा, देवघर में देवघारी, हिमाचल में हिमाचली भाषा बोली जाती है, लेकिन पठन पाठन में हिंदी यूज होती है। ठीक है, प्रजाति एवं जाति, ये मंगोल एवं डोमो प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं। यह जनजाति खसास, कारीगर व हरिजन खसास नामक 3 वर्गों में विभाजित है। खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत कारीगर होते हैं। कारीगर वर्ग में लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बढ़ई, बागजी, बढ़ई और हरिजन खसास वर्ग में डोम, कोल्टा, कोली व मोची आदि जातियां आती हैं। समाज में सबकी प्रतिष्ठा है। अब इनका वेशभूषा देखते हैं, वेशभूषा कैसी है। इनके पुरुष सर्दियों में ऊनी कोट व ऊनी पजामा, झंगोली तथा ऊनी टोपी, डिबुगा पहनते हैं। तो आपको याद रखना है, ऊनी पजामा जो होता है उसको झंगोली बोलते हैं। पता चला वहाँ एग्जाम में झंगोली डिबुगा आ रहा तो समझ नहीं आ रहा क्या है, तो इनके नेम स्थानीय भाषा में और उनकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये भी हमने याद रखना है। तो पजामा को झंगोली और टोपी को डिगुबा बोला जाता है। ठीक है, जबकि स्त्रियां ऊनी कुर्ता, ऊनी घाघरा व ढाट एक बड़ा सा रुमाल पहनती हैं। गर्मियों में पुरुष चूड़ीदार पजामा, बंद गले का कोट, सूती टोपी तथा स्त्रियां सूती घाघरा व कुर्ती कमीज पहनती हैं और कुर्ते के बाहर चोल्टी पहनते हैं। ठीक है, आवास देखते हैं इनका। जौनसारी लोग अपना घर लकड़ी और पत्थर से सजाते हैं का बनाते हैं, जो कि 2 या 3-4 मंजिला होता है। घर का मुख्य द्वार लकड़ी का होता है, जिस पर विभिन्न प्रकार की सजावट की जाती है। सामाजिक संरचना, इनमें पितृसत्तात्मक प्रकार का संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह का प्रचलन था। ठीक है, जैसे बहुत सारे उसमें क्या होता है, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित होती है, वैसे ही इनके जौनसारी जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन था, लेकिन अब यह प्रथा धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी है। अब इनमें बेविकी, बोईदोदिकी, बाजदिया आदि प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। तो विवाह के प्रकार भी आपको याद रखने हैं, बेविकी, बोईदोदिकी वो बाजदिया। क्वेश्चन आ सकता है कि जौनसारी जनजाति के विवाह की प्रथा निम्न में से कौन सी नहीं है। 3 नाम ये दे देंगे, एक अलग सा दे देगा, तो आपको ये याद रखना है, बेविकी, बोईदोदिकी, बाजदिया। ठीक है,
पितृगृह में लड़की को, मतलब जब लड़की की शादी नहीं हुई होती है उसे ध्यंती कहते हैं, ध्यंती। और जब उसका विवाह हो जाता है, विवाह उपरांत लड़की को रयांती बोला जाता है। ध्यंती व रयांती याद रखना, ध्यंती रयांती, ठीक है। इसके रिश्ते संबंधों में कई पक्ष, कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है। समाज में महिलाओं को सम्माननीय स्थिति प्राप्त है जौनसारी जनजाति में। और इनका धर्म देखते हैं, लगभग संपूर्ण जौनसारी हिंदू धर्म को मानते हैं। ये महासु, मैंने पिछले क्लास में पूछा था कि महासु देवता को, सबसे प्रसिद्ध देवता महासु किस जनजाति के प्रमुख हैं, तो जौनसारी जनजाति के प्रमुख हैं महासु देवता। बासक, पिबासक, भूतिया या बोठा, चलता चलदा व देवलाड़ी, पांडव व भरदाज आदि देवी देवताओं को अपने कुलदेव एवं संरक्षक मानते हैं। महाशिव इसके सर्वमान्य एवं महत्वपूर्ण देवता हैं। कुछ लोग महासु को विष्णु का छठा अवतार भी मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग भूत प्रेतों, डाकिनी, शाकिनी तथा परियों की पूजा भी करते हैं। देहरादून में रहने वाले जो जौनसारी हैं वे अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख देवता पांचों पांडव तथा पंचमाता कुंती इनकी देवी है। ये लोग पत्थर और लकड़ी के मंदिर बनाते हैं। हनौल इनका प्रमुख देवालय है। तो पूछ सकते हैं हनौल इनका क्या है, हनौल इनका प्रमुख देवालय है, ठीक है। इनके अलावा लाखामंडल, थैना और कालसी में भी इनके मंदिर हैं। इनका एक संग्रहालय होता है जहाँ ये अपनी कलात्मक वस्तुओं को रखते हैं और इनके देवता इनके लोक कथाओं का संरक्षक होते हैं। अब सांस्कृतिक गतिविधियाँ देखते हैं, ठीक है। इनके विशु, वैशाखी, पचाई, पांचों, दशहरा, दियाई, दीपावली, माघ त्योहार, नुणाई, जागड़ा, अठोई, जन्माष्टमी। तो इनके जो नॉर्मल त्योहार है उनके नेम भी अलग हैं। तो दशहरा को पांचों बोलते हैं, दियाई दीपावली को बोलते हैं। तो ऐसे ही आदि विशिष्ट त्योहार व उत्सव व मेले हैं। दीपावली इनका विशेष पर्व है जिसे ये राष्ट्रीय दीपावली के ठीक 1 माह बाद मनाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दीपावली के ठीक 1 माह बाद दिवाली कौन सी जनजाति मनाती है, तो जौनसारी लोग दीपावली के ठीक 1 महीने बाद दीपावली मनाते हैं, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अवसर पर दीपक के बजाय अपने आंगन में भीमल लकड़ी का हौला जलाते हैं ये लोग, और पांडवों एवं महासु के गीत गाते हैं। इस हौला को किसी खेत में ले जाकर भैलो खेलते हैं। भैलो दूसरे दिन भिरूड़ी को इनके पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। पचाई या दशहरा को यहाँ की भाषा में पांडवों का त्योहार कहते हैं। पांडव अश्विन शुक्ल पष्टि व तथा सप्तमी तिथि को होती है। उस दिन कहीं कहीं मेला लगता है। विजयदशमी को स्थानीय भाषा में पायंता कहा जाता है। अब देखते हैं, जागड़ू महासु देवता का त्योहार है जो भादो महीने में मनाया जाता है। उस दिन महासु देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कराया जाता है, ठीक है। जागड़ा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि महासु देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कौन से त्योहार में किया जाता है, तो जागड़ा एक त्योहार होता है जिसमें महासु देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। टोंस नदी, आपने अगर प्रीवियस पटवारी का एग्जाम दिया हो तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि टोंस किसकी सहायक नदी है। तो आप कमेंट करिएगा कि टोंस किसकी सहायक नदी है। अगर आपने पेपर दिया है और क्वेश्चन सही किया था तो आप बताइएगा टोंस किसकी सहायक नदी है, ठीक है, क्योंकि नदियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं माघ त्योहार 11-12 जनवरी से प्रारंभ होकर पूरे माघ भर चलता है। इसमें लोग भेड़ बकरा आदि काटते हैं और एक दूसरे को भोज देते हैं। पूरे महीने लोग रात को बारी बारी से सबके घर जाकर नाचते गाते हैं। प्राय अप्रैल महीने में पड़ने वाली बैसाखी या विस्सु मेला वैसाखी से 4 दिन
पर्यंत तक मनाया जाता है। इस 4 दिनों में चौलीथात, थाड़ा डांडा, चौरानी, नागनाथ, लूहनांडा, लूहन डांडा, घिरटी व नगाए डांडे आदि स्थानों पर मेले लगते हैं। इसमें चावल के बने पापड़, जिन्हें स्थानीय भाषा में लाडू एवं साकुली कहा जाता है, इन मेलों में मुख्य पकवान होते हैं। यह जौनसारी बाबर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, बैसाखी। और इन मेलों में गनियात भी होते हैं। नुणाई त्योहार सावन के महीने में मनाया जाता है। जहाँ भेड़ पालन अधिक होते हैं वहाँ ये मनाया जाता है नुणाई त्योहार। दशहरे के ये पांचों के रूप में मनाते हैं दशहरे को। ठीक है, पांचों के रूप में मनाते हैं। दशहरे का नाम पांचों बोलते हैं, तो दशहरे को ये पांचों के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मेले आश्विन शुक्ल पष्ठी व सप्तमी तिथि को लगता है। जन्माष्टमी इनमें अठोई के रूप में मनाया जाता है। तो ये याद रखना कि दशहरे को पांचों बोलते हैं, जन्माष्टमी को अठोई बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जन्माष्टमी को अठोई बोलते हैं और दशहरे को पांचों बोलते हैं। दीपावली को दिवाई बोलते हैं। ठीक है, वीर केसरी में 3 मई को चौलीथात में अमर शहीद सिंह केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, वीर केसरी मेला लगता है 3 मई को अमर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के मौण या मेले लगते हैं। मेले को मौण कहते हैं वहाँ के स्थानीय भाषा में। ठीक है, जैसे मणमौण व जतरियाडो मौण। ठीक है, मचमौण में लोग किसी गाढ़ छोटी नदियों को बोलते हैं। किसी गाढ़ में तिमूर तेजबल झाड़ी का पाउडर डालकर मछलियों को बेहोश कर देते हैं और सामूहिक रूप से उन मछलियों को पकड़ते हैं। इनमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। जतरियाडो मौण में कई खेतों को मिलाकर एक बड़ा सा मेला लगता है। लगभग 25-26 वर्षों में एक बार लगता है। पहले इसमें लोग अपने हथियारों व गाजे बाजे के साथ उपस्थित होते हैं, शक्ति परीक्षण करते हैं। डुंगियारा, साहिया, पाटे व मीनस के मौण बहुत प्रसिद्ध हैं, मौण मेले। ठीक है, हारुल परात नृत्य होता है। हारुल एक प्रकार का। रासो, घूमसू, झेला, झोड़ो, धी, घुंचा, जंगबाजी, रसाई, हृदया, सामूहिक, मंडवा, तांदी, मरोज, लैंता, ठुमकिया, बराड़ी, गार्डिया, रासो, झेला, पांडवल्ला, पौड़ाई, रैणा, रात, आंडे कांडे, पत्तेबाज इनके नृत्य हैं। हारुल, मांगल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोंडवड़ा, रणारात, विरासू आदि इनके प्रमुख लोकगीत हैं। तलवार, फारसा, कटार, जन्मदत्त, दंत आदि इनके प्रमुख हथियार हैं। आर्थिक गतिविधियां जैसे ये कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, ये नॉर्मल सी हैं इसमें। और राजनीतिक संस्था इनकी कैसी होती है? जौनसार बाबर क्षेत्र में 358 राजस्व ग्राम और 39 खत्ते मतलब पट्टियां हैं। खुमरी नामक इनकी समिति होती है। ग्राम को सयाना कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो जौनसारी जनजाति है खुमरी, उनकी क्या है? तो एक समिति है खुमरी नाम की। ठीक है, और ग्राम को ये सयाना बोलते हैं। खुमरी के ऊपर एक एक खत खुमरी नामक समिति हुआ करती है। ठीक है, अब जौनसर क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है? सबसे पहले तो वीर केसरी चंद, इनका मेला लगता है। इनका मेला कब लगता है? अभी अभी हमने पढ़ा 3 मई को शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में वीर मेला लगता है, वीर केसरी चंद के नाम से। ठीक है, कब? 3 मई को। इनका जन्म 1 नवंबर 2020 को हुआ था। 1920 को चक्राता के पास क्यावा गांव में हुआ था। ये सेना में थे लेकिन बाद में बोस की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। अतः इन पर मुकदमा चलाया गया और 3 मई 1945 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई।
इसके बलि इसी इन्हीं के बलिदान पर 3 मई को चौलीथाप में मेला लगता है, वीर शहीद मेला। ठीक है, फिर आते केदार सिंह। केदार सिंह बिश्नोई जौनसार के क्षेत्र के प्रथम समाज सेवी हैं। फिर पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि हैं। ठीक है, वीर केसरी भी नाम से भी जानते हैं इन्हें। नहीं, इनकी रचना वीर केसरी नाम से बहुत प्रसिद्ध है जौनसार बाबर क्षेत्र में। ठीक है, भाव सिंह चौहान ये प्रथम जौनसारी व्यक्ति हैं जिन्होंने मसूरी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की। जौनसार बाबर के नाम से का नाम रोशन किया। फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले जौनसार क्षेत्र के ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, गुलाब सिंह जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता के जनक माना जाता है गुलाब सिंह को। फिर है रतन सिंह जौनसारी इस क्षेत्र के आधुनिक कवि कहलाते हैं। देविका चौहान समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। कृपा राम जोशी इन्होंने एक संगठन बनाया जौनसारी के विकास के लिए। ठीक है, नंदलाल भारती जौनसार के संगीत के जनक भारती जौनसार रत्न से भी सम्मानित किया गया इन्हें। अब हम देखते हैं जो ओवरऑल उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। ठीक है, अब हम थारू की बात करते हैं। जो हमने जौनसारी जनजाति देखी, जौनसारी जनजाति अगर गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति पूछें तो जौनसारी करनी है। अगर ओवरऑल उत्तराखंड की बोलें तो थारू जनजाति है। ठीक है, उधम सिंह नगर जिले में मुख्य रूप से खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज के 141 गांवों में निवास करने वाला थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। अगर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय पूछे तब भी थारू करना है, और उत्तराखंड का पूछे तब भी थारू करना है। लेकिन अगर गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा समुदाय पूछे तो जौनसारी करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, लखीमपुर, गोंडा आदि स्थानों में भी बहरी से लेकर पश्चिम में महाकाली तथा तराई भाबर तक फैले हुए हैं थारू जनजाति। उत्पत्ति के आधार पर ये किरात वंश का माना जाता है, जो कि कई उपजातियों में विभाजित है। थारू शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के मतभेद हैं। मतलब अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। कुछ मानते हैं कि राजस्थान के थारू मरुस्थल से आकर बसने के कारण और राणा प्रताप का वंशज कहने के कारण इनका नाम थारू पड़ने का समर्थन देते हैं। इन्हीं लोगों की ऐसी मान्यता, कुछ लोगों की मान्यता है कि हमारे पूर्वज चित्तौड़गढ़ से लंका लड़ाई में गए थे, लेकिन वहाँ डर के कारण थर थर कांपने लगे, जिस कारण थारू कहलाए और कालांतर में तराई क्षेत्र में आकर बस गए। इनका शारीरिक संगठन देखते हैं। ये लोग कद में छोटे, पीतवर्ण, चौड़ी मुखाकृति, समतल नासिका वाले होते हैं, जो कि मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट हैं। इनके पुरुष की तुलना में स्त्रियां ज़्यादा आकर्षक व सुंदर होती हैं। भाषा इनकी क्या है, इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं होती। जिस भाषा के क्षेत्र के समीप ये रहते हैं वहीं की भाषा बोलने लगते हैं। अतः राज्य में निवास करने वाले थारू अवधी मिश्रित पहाड़ी, नेपाली, भावरी आदि लैंग्वेज बोलते हैं। इनकी वेशभूषा हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में चोटी रखते हैं पुरुष, और धोती, लंगोटी आदि पहनते हैं। स्त्रियां क्या रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, चोली, बूटेदार कुर्ती आदि पहनती हैं। शरीर पर गुदना गुदवाती हैं और पीतल, चांदी, कांसे आदि के आभूषण पहनती है। ठीक है, आवास इनका दीवारों पर चित्रकारी इनकी मेन वो है। 20 से 50 घरों के इनके गांव या पूर्वे खेतों के निकट होते हैं। भोजन क्या क्या उनका, चावल एवं मछली इनका प्रमुख भोजन है। मछली और चावल के अलावा दाल, दूध, मांस, अंडे आदि खाते हैं। तंबाकू व मदिरा इनका मुख्य पेय है। मदिरा वे चावलों द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, जिसे जाड़ कहते हैं। ठीक है,
चावलों से जो मदिरा बनाते हैं ये उसे जाड़ कहते हैं। सामाजिक स्वरूप इनका कैसा है? कई गोत्रों व जातियों व कुटीरों में बटे हुए हैं। ठीक है। पहले इनमें बदला विवाह प्रथा प्रचलन था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बदला विवाह प्रथा किसमें प्रचलित था? तो बदला विवाह थारू जनजाति में। और ये एकमात्र ऐसा है जिसमें मात्र सत्तात्मक समाज देखा जाता है। ठीक है। इन्हें प्रचलन बदला विवाह प्रथा प्रचलित था पहले, लेकिन अब 3 टिकटी और अन्य प्रथाएं प्रचलित है। दोनों पक्षों की ओर से विवाह जब तय हो जाता है, तय होने को पक्की पौड़ी कहते हैं इसमें। ठीक है। विवाह की सगाई रस्म में रस्म को इन्हें अपना पराया कहा जाता है। ठीक है। और जब जो लोग लड़की के जब विवाह से पूर्व लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर आते हैं और विवाह की तिथि को निश्चित करते हैं, तो उस तिथि को बोलते हैं बात कट्टी। ठीक है। इसमें विवाह में प्रायः माघ या फुलौरा दूज होता है। इसमें विधवा विवाह प्रथा भी प्रचलित है। ठीक है। इस प्रकार जब विधवा विवाह का प्रचलन है तो वो वाले भोट को लठ भरुआ भोज कहते हैं। इसमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान है, इसलिए मात्र सत्तात्मक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिनमें मात्र सत्तात्मक प्रथा प्रचलित है? तो थारू जनजाति है जिसमें मात्र सत्तात्मक प्रथा प्रचलित है। ठीक है। इनमें संयुक्त एवं एकाकी परिवार प्रथा मिलती है, जिसका मुख्य परिवार के सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। इस समाज में मात्र सत्तात्मक पितृवंशी व पितृ स्थानीय पारिवारिक परंपरा पाई जाती है। धर्म इनका पचवान आदि काली नगराई देवी भूमिया कारोदेव राकत कलवा, ये सारे इनके कौन है? इनके देवी देवताएं हैं। और ये थारू हिंदू धर्म को मानते हैं। त्योहार इनके दशहरा, होली, दीपावली, माघ, खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी, बजहर इनके प्रमुख त्योहार है। बजहर नामक त्योहार ज्येष्ठ के बैसाख में मनाया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था इनकी कैसी है? इनकी अपनी पंचायतें, ग्रामीण अदालतें होती हैं। पराजित पक्षों को शारीरिक व आर्थिक दंड दिया जाता है। अर्थव्यवस्था इन थारू लोगों की प्राय सीधे साधे ईमानदार होते हैं और कुमाऊं तराई क्षेत्र में स्थायी कृषक, पशुपालक व आखेटक होते हैं। अब हम देखते हैं भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति में पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। पितृसत्तात्मक किरात वंशी भोटिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। ठीक है। और इन्हीं में जो स्थानांतरित खेती भी पाई जाती है भोटिया जनजाति में। अर्ध घुमंतु होते हैं क्योंकि ये कभी यहाँ निवास करते हैं, कभी वहाँ निवास करते हैं, तो स्थानांतरित खेती भी इनमें पाई जाती है। ठीक है। खस राजपूत मानते हैं ये खुद को। कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोटा और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और इन्हें भोट नाम से भी जानते हैं। जबकि राज्य में पिथौरागढ़ जिले में बहुत के तिब्बत व नेपाल में सटे सीमावर्ती में भोट प्रदेश में इन्हें भोटिया कहा जाता है। मारछा, तौलसा, जोहारी, शौका, दरमिया, चौदांसी, ब्यासी, जाड़, जेठरा व छापड़ा आदि जनजातियों के नाम से राज्य में पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी व उत्तरी भागों में स्थित 291 ग्रामों में निवास करते हैं। उत्तरकाशी के अंगर, जादुंग व नेलंग, चमोली में माड़ा, मलारी, नीति, टोला तथा पिथौरागढ़ में डूंग, मिलम, तेलांग, मरतौली, जौलिंग व कोंटकुटी के अंतिम गांवों तक होते हैं। भोटिया महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है भोटिया। ठीक है। कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। और जो गढ़वाल क्षेत्र की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जाति है जौनसार। और महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है भोटिया। महा हिमालय की याद रखना, कंफ्यूज हो सकते हो। महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है भोटिया। क्वेश्चन हम सोचते हैं कहाँ से आते हैं? ये जो
दर्रों के नाम आप देखेंगे, जादूंग, नेलंग, चमोली, माणा, मलारी, नीति, टोला, ये सब यहीं से आते हैं, क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं। ठीक है, गढ़वाल के चमोली, मारच्छा व तोलच्छा तथा उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं। ठीक है, जबकि कुमाऊं, पिथौरागढ़ में जोहारी, दरमिया, चौदांसी, व्यासी एवं शौका भोटिया रहते हैं। भाषा इनकी तिब्बती वर्मा परिवार के होते हैं। 6 बोलियां होती हैं इनकी। शारीरिक बनावट, आवास, इनका आवास याद रखना, जब चरागाह की सुविधा हो और अपना आवास इनको मैत बनाकर रखते हैं, मैत बोलते हैं उस आवास को। और जब ये शीतकालीन में के आरंभ में अपने परिवार एवं पशुओं के साथ गुंडा या मुंसा में आवास करते हैं। ठीक है, शीतकालीन में ये अपने मैथ में आवास करते हैं। और जो शीतकालीन के आरंभ होते ही ये शीतकालीन आवास है मुंडा या गुंडा या मुंसा, शीतकालीन गुंडा या मुंसा। ठीक है, बाकी टाइम पे मैथ में रहते हैं। परिधान इनका क्या होता है, रंगा, पुरुष जो पहनते हैं वो रंगा, गैजू या खगचसी पहनते हैं, चुंगटी। और स्त्रियां च्यूमाला, च्यूकला, जूंज आदि वस्त्र पहनते हैं। भोजन इनका क्या है, चावल या मंडवा का भात, सामान्य रोटी, ये सारी है। ज्या क्या होता है, ज्या इनकी एक लिक्विड पेय पदार्थ होता है जिसको ज्या बोलते हैं। सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है इनकी। ठीक है, युवा ग्रहों रंगबल का प्रचलन है इनका। और इनमें क्या होता है, एक पत्नी प्रथा प्रचलित है। ठीक है, विवाह दामी और तत्सम व दमोला देखने को मिलता है इसमें, इस समाज में। और ये लोग अपने सगे संबंधियों को स्वरा बोलते हैं, स्वरा। और पौड़ा नृत्य भी इनमें मुख्य है, पौड़ा नृत्य। ठीक है, धर्म इनका उत्तरकाशी में रहने वाले जनजातियों के अलावा इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है। ठीक है, भ्यू भ्यूया भ्यू भूयाल, ग्वाला, बैग, रेचिम, नंदा देवी, दुर्ग, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भोटिया समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है, गवन संस्कार। ठीक है, इनके प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है। मनोरंजन के लिए तुबेरा, बाजू, तिमली आदि लोकगीत हैं। और इनके हुड़के को बजाकर मनोरंजन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के लिए कृषि, पशुपालन, ऊनी दस्तकारी, सीढ़ीनुमा खेत और वो स्थानांतरित खेती आदि करते हैं। काटिल विधि से वनों को काट के भूमि तैयार की जाती है इनके द्वारा। ये थोड़ी मात्रा में मडुआ, काफर, जौ, गेहूँ, आलू आदि की फसलें तैयार करते हैं। ये भेड़, बकरी, जीबू आदि पशुओं को पालते हैं। ठीक है, ये इनके कुछ प्रमुख स्थान हैं, दर्रे हैं, नीति, माणा। आप उधर साइड के देखेंगे, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इस साइड को ज़्यादा मिलते हैं ये लोग, भूटिया लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं बोक्सा जनजाति। बोक्सा उत्तराखंड के तराई भाबर में पाई जाने वाली जाति है। यूएस नगर, बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, नैनीताल, रामनगर आदि 173 ग्रामों में पाई जाती है बोक्सा जनजाति। नैनीताल के उधम सिंह नगर जिलों में बोक्सा बहुत क्षेत्र को बुक्साड़ भी कहते हैं। जहाँ बोक्सा रहते हैं उस क्षेत्र को बुक्साड़ भी कहते हैं। बोक्सा अपने को पवार राजपूत मानते हैं, बोक्सा जनजाति के लोग। इनकी शारीरिक संरचना आप देख लेना। भाषा इनकी क्या होती है, भवारी, कुमचिया, रस, भैंसी इनकी लैंग्वेज होती है। ठीक है, परिधान इनका क्या होता है, पुरुष लोग धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। नगरों में रहने वाले पुरुष शर्ट, कोट, पैंट आदि पहनते हैं। स्त्रियां ढीला लहंगा पहनती है और चोली पहनती है। सामाजिक व्यवस्था इनकी कैसी होती है, ये सामान्य रूप से 5 गोत्रों में विभाजित हैं। इनके गोत्र हैं यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा व तनवार हैं। लेकिन धीरे धीरे एक विवाह अधिक लोकप्रिय रहा है। ठीक है, इनमें ज्यादातर संयुक्त और विस्तृत परिवार देखा गया है। पितृवंशी या पितृसत्तात्मक
व्यवस्था देखी गई है। धर्म इनका ये हिंदू धर्म के काफ़ी निकट है। महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, रामकृष्ण आदि की पूजा करते हैं। काशीपुर में चौमुंडा देवी बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, चौमुंडा देवी। ठीक है। इनके त्योहार हैं चैती नौबी, होली, दीपावली, नवरात्रि आदि इनके प्रमुख त्योहार हैं। अर्थव्यवस्था इनकी कृषि, पशुपालन, दस्तकारी आदि से चलती है। इनका प्रमुख भोजन मछली, चावल। राजनीतिक व्यवस्था बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। कई परिवारों से मिलकर बोक्सा गांव मंझरा का निर्माण होता है। कहीं कहीं इनमें 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत है जो कि न्याय और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इस पंचायत के सबसे नीचे एक मुफिया, मुंसिफ, एक दरोगा, 2 सिपाही होते हैं। धीरे धीरे अब यूएस नगर में बोक्सा परिषद की भी स्थापना की गई है। अब हम देखते हैं राज्य की सबसे छोटी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, राजी जनजाति। राजी मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, कनाली, छीना एवं डोडीहाट विकास खंडों में 7 गांवों में बसे हुए हैं। ठीक है, चंपावत के एक गांव में वो कुछ संख्या में नैनीताल में निवास करते हैं, राजी जनजाति। ठीक है। 2001 में अगर हम देखें तो इनके परिवारों की संख्या 130 तथा कुल जनसंख्या 528 थी, तो ये काफ़ी कम जनसंख्या है इनकी। ठीक है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गंगा पठार के पूर्व से लेकर नेपाल तक के क्षेत्र में आग्नेय वंशी कोल किरात जातियों का निवास था। कालांतर में इन्हीं के वंशज राजी नाम से निवास करते हैं। ये लोग प्राचीन काल से ही जंगलों में निवास करते थे। ये लोग अपने को हिंदू कहते हैं और वर्ण क्रम में अपने को रजवार राजपूत मानते हैं। इनको बनराउत, जंगल के राजा आदि नामों से जाना जाता है, लेकिन राजी नामक नाम अधिक प्रचलित है। भाषा इनकी तिब्बती व संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है, किंतु मुख्यतः मुंडा भाषा बोली जाती है। तो मुंडा भाषा किसकी प्रचलित भाषा है? तो वो है राजी जनजाति की। वस्त्र, आवास, वनों में निवास करते हैं। ये अपने आवास को रौत्योड़ा कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था कैसी है इनमें? विवाह इनमें 2 परिवारों के बीच समझौता माना जाता है। ये हिंदुओं की तरह ही गोत्र विवाह नहीं करते। विवाह के पूर्व सांग जांगी व पिंठा संस्कार संपन्न होता है। बच्चों का विवाह प्रायः कम उम्र में करा दिया जाता है। पहले इन्हें पलायन विवाह का प्रचलन था। इनमें पहले पलायन विवाह। अब इनका धर्म एवं विश्वास देखते हैं। देवी देवता पहाड़ की चोटी, नदी, तालाब, कुओं आदि में रहते हैं। ये इनका विश्वास है कि नेचुरल चीज़ों में भगवान है, तो नेचुरल चीज़ों की ज़्यादा पूजा करते हैं, जैसे पहाड़, चोटी, नदी, तालाब, कुएं आदि। ठीक है। ये बागनाथ, मलयनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, धूरमल, नंदा देवी आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बागनाथ की पूजा करते हैं। इनमें मुख्य है बागनाथ। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें जिस स्थान पर किसी की मृत्यु हो जाती है, उस स्थान को उसके बाद कोई नहीं रहता। उस स्थान में कोई नहीं रहता, मतलब कहीं पे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थान को सारे लोग छोड़ देते हैं। मृतकों को गाड़ने व जलाने की परंपरा है। रीति रिवाज कर्क व मकारा की संक्रांति इनके 2 प्रमुख त्योहार हैं। तो कर्क और मकर संक्रांति किनके 2 मुख्य त्योहार हैं राजी जनजाति के। ठीक है, कर्क व मकर। आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जनजाति याद रखना कौन किसकी है ये। तो राजी जनजाति में कर्क व मकर त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ठीक है, इनमें बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। अब इनकी देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। काष्ठ कला से निपुण होते हैं। ऑब्वियसली जंगलों में रहते हैं तो काष्ठ कला से निपुण होते हैं। ठीक है, कुछ समय पूर्व तक ये लकड़ी के घरेलू सामान, लकड़ी के गट्ठर से आसपास के गांवों में मूक व अदृश्य विनिमय करते थे। अदृश्य विनिमय मतलब कि किसी का घर है, जैसे इनको कुछ बनाना आता है तो ये लोग अपना सामान जो भी है, सपोज ये लकड़ी की टोकरी या बर्तन वगैरह इन्होंने बनाया और यहाँ पे कहीं पे किसी का घर है, ठीक है,
तो ये लोग क्या करते थे, तो अदृश्य अदृश्य विनिमय क्या होता है, ये घर है सपोज, तो ये क्या करते थे, यहाँ से जनजाति के लोग रात में आके यहाँ पे ये अपना सामान रख के जाते थे। अगर इनको चाहिए होता था रात में तो फिर ये लोग उठ के आके ये सामान ले लेते थे। अगर इनको चाहिए होता था तो इनके बदले का मूल्य ये बाहर रख देते थे। फिर ये लोग नेक्स्ट डे या फिर कुछ टाइम बाद रुक के ये जो मूल्य होता था ये ले जा लेते थे। तो इसे अदृश्य विनिमय प्रथा इनमें प्रचलित थी। ठीक है। इनके कुछ परिवार अभी तक घुमक्कड़ी अवस्थाओं में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर झूम विधि से थोड़ी बहुत कृषि करने लगे हैं। झूम विधि मतलब आज इस स्थान पर कृषि कर ली, सब इस टाइम पे यहाँ पे कृषि कर ली, अब यहाँ पे छोड़ के ये लोग नेक्स्ट यहाँ कृषि करना स्टार्ट करेंगे, तो इसे झूम कृषि कहते हैं। तो जगह छोड़ छोड़ के कृषि करते हैं। ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर जनजाति एंड जाति का। ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं वो ब्रैकेट में दिए हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हमें पढ़ने। तो जौनसारी जनजाति के लगभग 95% लोग देहरादून में निवास करते हैं। और मैंने जौनसारी जनजाति क्या बोला, कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनसंख्या में अगर पूछें तो सबसे बड़ी जनजाति गढ़वाल क्षेत्र की जौनसारी है, कुमाऊं क्षेत्र की थारू है, ओवरऑल उत्तराखंड की भी थारू है, और महा हिमालय में जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कौन सी जनजाति है, वो है भूटिया। ठीक है। थारू जनजाति लगभग 90% लोग यूएस नगर में रहते हैं। थारू जनजाति यूएस नगर में रहते हैं। जौनसारी देहरादून में रहते हैं। बोक्सा के 61% लोग नैनीताल यूएस नगर में रहते हैं। ठीक है। राजी जनजाति के 66% लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं। जाड़ भोटिया एक ही उपजाति है जो कि उत्तर में भागीरथी घाट में रहते हैं। जादुंग इनका मूल गांव है, जादुंग। ठीक है। ये अपने को जनक का वंशज मानते हैं। यद्यपि जाड़ बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं पर और इनमें ब्राह्मण कर्म करने वाले को लामा कहते हैं, फिर भी इनमें हिंदू संस्कृति के तत्व पाए जाते हैं। जाड़ की बोलचाल भाषा रोम्बा है, रोम्बा। ठीक है। जो कि गढ़वाली की अपेक्षा तिब्बती के अधिक निकट है। जाड़ पुरुष तिब्बतियों की तरह घुटनों तक चोगा, बपकन पजामा, हिमाचली टोपी, पैंतुराण पहनते हैं, जबकि स्त्रियां पाँव में चोंगा, कोकल, कमर में कपड़े का बंधन, केरक, टोपी, जूता पहनते हैं। अब क्वेश्चन यहीं से ऐसे आ जाएगा, कोकड़ क्या है, कोकड़ कहाँ पहनी जाती हैं। तो यही चीज़ें हैं जो पॉइंट हमने उठाने हैं और उनको बिल्कुल याद रखना है। जबकि स्त्रियां क्या पहनती हैं, पाँव में पहनती हैं कोलक। ठीक है। कोलक बोलते हैं इसे। और कमर में कैरक। ठीक है। लोहसर बसंत पंचमी को वर्ष के प्रथम दिन व सूरगैन भ्राद मास के 20वें दिन में जाड़ लोगों का प्रमुख त्योहार है। जाड़ की स्त्रियां ऊन के कंबल, चुकटा, पंखी, टूमकर, थुमला, पट्टू, फांचा, अंगड़ा आदि वस्त्र पहनते हैं। इनके आवास कलात्मक होते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर मैं सजेस्ट करूँगी कि इसके क्वेश्चन आंसर आप लगा लीजिए। इसके पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाइए, वापस से इस सीरीज़ को देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में 100% सारे आंसर आपके सही होंगे।